शरद ऋतु में आपका प्रूनर आपके बगीचे के लिए जादू की छड़ी है या एक सामूहिक विनाश का हथियार? एक गलत कटाई और वसंत में आपको घने फूल नहीं बल्कि सिर्फ सूखी टहनियां मिलेंगी। आज हम आपको एक शौकिया माली से शरद ऋतु की कटाई छंटाई का सच्चा गुरु बना देंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं, आप एक ऐसा रहस्य जानेंगे जिससे आप अपने पेड़ों और झाड़ियों को बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगेंगे। तो आखिर शरद ऋतु ही क्यों? कल्पना कीजिए कि आपका बगीचा एक गहरी नींद में सोया हुआ साम्राज्य है। पौधे अपनी सारी प्रक्रियाएं धीमी कर चुके हैं और सर्दियों की निष्क्रियता के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसे में उनकी कटाई छंटाई उनके लिए सदमा नहीं बल्कि बेहोशी की हालत में की गई एक सुनियोजित सर्जरी की तरह है। उन्हें न तो दर्द महसूस होता है और न ही वे अपने कीमती रस खोते हैं। सही तरीके से की गई शरद ऋतु की कटाई छंटाई सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि अगले साल के लिए स्वस्थ विकास और भरपूर फसल की गारंटी है। यह हमारे लिए एक मौका है कि हम अपने बगीचे को मजबूत और तैयार स्थिति में आराम करने दें। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब प्रकृति खुद गहरी नींद में होती है, ऐसे में शरद ऋतु में प्रूनिंग छंटाई करने की यह पूरी कवायद क्यों जरूरी है? असल में शरद ऋतु में की जाने वाली छंटाई के 3 बेहद महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप अपने बगीचे के लिए एक निजी ट्रेनर और डॉक्टर दोनों एक साथ है। पहला और सबसे मुख्य उद्देश्य पौधों का स्वास्थ्य है। इसे स्वच्छता छंटाई भी कहा जाता है। हम एक देखभाल करने वाले डॉक्टर की तरह बस सब कुछ हटा देते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। सभी सूखी, टूटी हुई और बीमार टहनियाएं हटा दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें आरामदायक घरों की तरह फंगस के बीजाणु और कीटों के लार्वा सर्दियों में अपना डेरा जमा लेते हैं। उन्हें छोड़ देने से हम अपने ही हाथों से वसंत के लिए समस्याओं का घर तैयार कर रहे होते हैं। उन्हें अभी हटाकर हम पूरे बगीचे की गहन सफाई कर रहे होते हैं। दूसरा उद्देश्य पौधों को सही आकार देना है। हम पेड़ या झाड़ी की डालियों को एक निश्चित रूप देते हैं और यह सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है। सही आकार की डालियां बेहतर वेंटिलेशन और पर्याप्त धूप सुनिश्चित करती है। जब टहनियां एक दूसरे में नहीं उलझती और आसपास के पौधों पर छाया नहीं करती, तो पौधा अधिकतम धूप और हवा प्राप्त करता है। ये कई बीमारियों की सबसे अच्छी रोकथाम है। और अंत में तीसरा और सबसे सुखद उद्देश्य भविष्य की भरपूर पैदावार है। पुरानी और कमजोर टहनियों को हटाकर हम पौधे से कहते हैं, अपनी ऊर्जा यहां बर्बाद मत करो। अपनी सारी शक्ति मजबूत और फल देने वाले नए पल्लवों को उगाने में लगाओ। यह आपके भविष्य के सेबों और पेड़ों की संख्या और गुणवत्ता में एक सीधा निवेश है। तो इस तरह शरद ऋतु की यह छटाई सिर्फ एक सफाई नहीं बल्कि आपके बगीचे की समृद्धि के लिए एक बुद्धिमानी भरी रणनीति है। आइए सैनिटरी छंटाई प्रूनिंग के बारे में विस्तार से बात करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सर्जन हैं और आपका बगीचा एक ऐसा मरीज है जिसे लंबी निष्क्रियता की अवधि के लिए तैयार करना है। आपका मुख्य काम उन सभी चीजों को हटाना है जो समस्याएं वह पैदा कर सकती हैं। यही आपके बगीचे के स्वास्थ्य की नींव है। हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए? सूखी, टूटी हुई और बीमार शाखाएं। सूखी शाखाएं सिर्फ एक बेकार बोझ होती है। वे न सिर्फ बगीचे का लुक खराब करती है बल्कि फंगस और कीटों के लिए प्रजनन स्थल भी बन सकती है। उन्हें पहचानना आसान है। वे नाजुक, बेजान होती है। अक्सर उनमें भूरापन होता है और एक खास आवाज के साथ आसानी से टूट जाती है। टूटी हुई शाखाएं संक्रमण के लिए खुले दरवाजे के समान है। हवा, बर्फ, पाला, ये सब नुकसान को और बढ़ा सकते हैं। टूट फूट से तने में नमी घुस जाती है जो सर्दियों में जम जाती है और लकड़ी को अंदर से फाड़ देती है। इसलिए किसी भी, यहां तक कि छोटी से छोटी दरार या टूट फूट को भी हटाना जरूरी है। और हां, बीमार शाखाएं भी। किसी भी तरह की असामान्यताओं पर ध्यान दें, जैसे गांठें, सूजी हुई जगहें, छाल पर धब्बे, घाव जिनसे गोंद रिस सकता है। ये सब बीमारी के स्पष्ट संकेत हैं। ऐसी शाखा को सर्दियों के लिए छोड़ने का मतलब है
कि आप संक्रमण को आराम से सर्दियों बिताने दे रहे हैं, ताकि वह वसंत में नई ताकत के साथ पौधे के स्वस्थ हिस्सों पर हमला कर सके। सैनिटरी छंटाई कोई क्रूरता नहीं है, बल्कि एक जरूरी ऑपरेशन है जो जान बचाता है। तो पेड़ पौधों की साफ सफाई का काम तो हमने निपटा लिया। हमारा बगीचा अब तंदुरुस्त है, लेकिन अब आगे क्या? अब हम खुद को स्टाइलिस्ट और आर्किटेक्ट मानेंगे। इसे पतली छंटाई कहते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आपके पेड़ का मुकुट, ऊपरी हिस्सा, एक बहुत घने बालों वाले सिर जैसा है। बाल उलझे हुए हैं, उन्हें सांस लेने की जगह नहीं मिल रही है और वे बेतरतीब लग रहे हैं। टहनियों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। हमारा काम है अंदर जगह बनाना। हम उन टहनियों को ढूंढते हैं जो बिल्कुल स्वार्थी बच्चों की तरह व्यवहार करती है। सबसे पहले वे जो पेड़ के अंदर की ओर बढ़ती है, सूरज की तरफ, बाहर की ओर नहीं। ये छाया पैदा करती है, हवा के बहाव को रोकती है और वैसे भी कभी अच्छा फल नहीं देंगी। इन्हें हम बिना किसी अफसोस के हटा देते हैं। दूसरे, हम उन टहनियों को देखते हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं, या इससे भी बदतर, एक दूसरे से रगड़ खा रही है। हवा में लगातार रगड़ खाने से उन पर घाव बन जाते हैं, और कोई भी घाव बीमारियों के लिए खुले दरवाजे जैसा होता है। तो रगड़ खाती टहनियों में से हम उसे रखते हैं जो ज्यादा मजबूत और सही जगह पर हो। हमारा लक्ष्य है कि पेड़ का मुकुट हल्का और हवादार हो जाए। पुराने बागवान कहते हैं कि एक बड़े सेब के पेड़ के मुकुट से एक गौरैया, चिड़िया, बिना किसी मुश्किल के उड़कर निकल जानी चाहिए। और यह कोई मजाक नहीं है। ऐसी ही पारदर्शी संरचना सूरज की रोशनी को हर फल तक पहुंचने देती है और फफूंद जनित बीमारियों को पनपने से रोकती है। हमें ये तो पता चल गया है कि क्या काटना है और किस लिए काटना है, लेकिन एक सबसे अहम सवाल जो हर माली के मन में आता है, आखिर कब शुरू करें? जल्दी करने से नुकसान हो सकता है और देर करने से भी। यहां वही कहावत लागू होती है, हर काम का अपना सही वक्त होता है। बाग से मिलने वाला मुख्य संकेत है पत्तों का झड़ना। जब तक पेड़ पर पत्ते होते हैं, वह अपना काम करता रहता है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती रहती है और गर्मी में जमा हुए सभी पोषक तत्व धीरे धीरे पत्तों से टहनियों और जड़ों में चले जाते हैं। यह सर्दियों के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण भंडार है। अगर आप पत्ते लगे हुए पेड़ की कटाई शुरू कर देंगे, तो आप उसे इस पोषण के प्रवाह से काट देंगे, जिससे वह लंबी सर्दी से पहले कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए सुनहरा नियम यह है, ज्यादातर पत्तों के अपने आप झड़ने का इंतजार करें। यह इस बात का संकेत है कि पेड़ के अंदर रस का संचार धीमा हो गया है और पौधा सुप्तावस्था में जाने के लिए तैयार है। इसे आप पौधे का सोना भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत ज्यादा इंतजार करना भी ठीक नहीं। छंटाई तेज, लगातार पड़ने वाले पाले से पहले ही पूरी कर लेनी चाहिए। जब तापमान -5 डिग्री और खासकर -10 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो लकड़ी शीशे की तरह भंगुर हो जाती है। आपका तेज सेकट और शाखा को काटने के बजाय तोड़ सकता है, जिससे एक फटी हुई और मुश्किल से भरने वाली चोट रह जाएगी। यह चोट पूरी सर्दी पाले और संक्रमण के लिए खुली रहेगी। तो आदर्श समय याद रखें, पत्ते झड़ने के बाद, लेकिन तेज पाला पड़ने से पहले। आपके पास कुछ हफ्ते होते हैं ताकि आप आराम से और बिना किसी जल्दबाजी के बाग में काम कर सकें। और अब ध्यान दें, यह सबसे जरूरी हिस्सा है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके लिए पतझड़ में छंटाई करना मदद नहीं, बल्कि एक बड़ा खतरा है। तो किन पौधों को हमें वसंत आने तक बिल्कुल नहीं काटना चाहिए? इस मनाही की सूची में सबसे पहले आते हैं वसंत में खिलने वाले झाड़ीदार पौधे। ये सीधा सा नियम याद रखें, जो भी पौधे वसंत और गर्मी की शुरुआत में भरपूर फूल देते हैं, उन्हें पतझड़ में बिल्कुल न काटें। उदाहरण के लिए इसमें लीलाक, फॉर्सीथिया, वेगेला, स्पाइरिया ग्रे और कई अन्य पौधे शामिल हैं। ऐसा क्यों? जवाब बहुत सीधा है। ये पौधे अगले साल के लिए फूलों की कलियां हों, गर्मियों में ही इसी साल के नए तनों पर तैयार कर लेते हैं। अभी इसी वक्त उनकी टहनियों पर भविष्य के फूलों की नन्ही कलियां सो रही हैं। अगर आप छंटाई वाली कैंची लेकर सुंदरता बढ़ाने का फैसला करते हैं,
तो आप अपने ही हाथों से अगले वसंत की सारी भव्यता काट देंगे। इनकी छंटाई का सही समय फूल आने के तुरंत बाद होता है, ताकि उन्हें नए तने उगाने और उन पर अगली कलियां तैयार करने का पर्याप्त समय मिल सके। अगले नंबर पर है गुठलीदार फल वाले पेड़, जैसे चेरी, आलू बुखारा, मीठी चेरी और खुबानी। ये पेड़ पतझड़ में की जाने वाली छंटाई को बहुत मुश्किल से सहन करते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सर्दियां ठंडी होती है। उनके घाव धीरे धीरे भरते हैं और इनमें फफूंद के जीवाणु आसानी से घुसकर बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। इसके अलावा छंटाई से अक्सर क्रोमोसिस, गोंद का रिसाव होता है, जब पेड़ सचमुच गोंद के रूप में रोने लगता है और अपनी जीवन शक्ति खो देता है। इनके लिए सबसे अच्छी छंटाई शुरुआती वसंत में होती है, जब उनमें रस का प्रवाह शुरू नहीं हुआ होता। आइए बात करते हैं आपके सबसे भरोसेमंद साथी, बागवानी के औजारों की। आपका प्रूनर, लोपर और आरी ये महज लोहे के टुकड़े नहीं है। ये तो आपके पौधों के लिए सर्जिकल औजार है, जिनकी सही स्थिति पर ही उनकी सेहत निर्भर करती है। और यहाँ दो सुनहरे नियम हैं: बिल्कुल तेज धार और पूरी तरह से साफ सुथरापन। धार इतनी जरूरी क्यों है? कल्पना कीजिए, आप रोटी काट रहे हैं। एक तेज चाकू बराबर साफ सुथरा कटाव करता है, वहीं एक कुंद चाकू रोटी को कुचलता और फाड़ता है। टहनी के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। एक धारदार प्रूनर चिकना, साफ कट छोड़ता है, जो जल्दी से कैलस कैलस एक ऐसी वनस्पति ऊतक जो हमारी त्वचा जैसी होती है, से भर जाता है। जबकि कुंद औजार काटता नहीं, बल्कि दबाता है, रेशों को कुचलता और फाड़ता है। ये अपने पीछे एक खुरदरी फटी हुई चोट छोड़ जाता है। ऐसा कटाव देर तक सूखता नहीं, नम रहता है और सड़ने लगता है। ये किसी भी संक्रमण और कीटों के लिए खुला निमंत्रण है। और स्वच्छता बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए आपकी ढाल है। गंदे औजार से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हुए आप बीमारियों के वाहक बन सकते हैं। आपने एक बीमार सेब के पेड़ पर टहनी काटी और फिर उसी प्रूनर से एक स्वस्थ पेड़ के पास चले गए। बस, आपने फंगल स्पोर या बैक्टीरिया फैला दिए। यह ऐसा है जैसे कोई डॉक्टर सभी मरीजों के लिए एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करे। इसलिए धारदारपन और स्वच्छता किसी परफेक्शनिस्ट की सनक नहीं, बल्कि आपके बगीचे की सुरक्षा का आधार है। तो हमने ये जान लिया है कि हमारे औजार साफ होने चाहिए, लेकिन ये सफाई कैसे मिलेगी? सिर्फ मिट्टी झाड़ना काफी नहीं है। हमें असल में उचित कीटाणुशोधन की जरूरत है। ये एक तेज और आसान प्रक्रिया है जो आपके पेड़ों को कई बीमारियों से बचाएगी। सबसे सुलभ और प्रभावी तरीका है अल्कोहल या अल्कोहल युक्त तरल पदार्थों का इस्तेमाल करना। मेडिकल अल्कोहल, सस्ती वोदका या यहां तक कि आजकल हर किसी के पास मौजूद हैंड सैनिटाइजर भी काम आ सकते हैं। बस एक कपड़े या रुई के टुकड़े को भिगोकर अपने प्रूनर, लोपर या आरी के ब्लेड को अच्छी तरह से पोंछें। अल्कोहल ज्यादातर बैक्टीरिया और फंगस के बीजाणुओं को प्रभावी ढंग से खत्म कर देता है। क्या महत्वपूर्ण है? इस प्रक्रिया को काम शुरू करने से पहले सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि नियमित रूप से करना चाहिए। आदर्श रूप से हर पेड़ के बाद। यदि आप जानते हैं कि पेड़ बीमार है, तो उसके बाद औजारों को कीटाणु रहित करना अनिवार्य है। ये आपकी आदत बन जानी चाहिए। आपने एक पुराने सेब के पेड़ से कुछ शाखाएं काटी, प्रूनर को पोंछा और फिर एक युवा नाशपाती के पेड़ पर काम करने चले गए। इसमें सिर्फ 10-15 सेकंड लगते हैं, लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा है। अगर अल्कोहल पास में न हो, तो आप अन्य साधनों का भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, गहरे गुलाबी रंग का पोटेशियम परमैंगनेट का गाढ़ा घोल या फिर सामान्य क्लोरीन आधारित ब्लीच, जिसे पानी के साथ 10 गुना पतला किया गया हो। लेकिन इनके इस्तेमाल के बाद ब्लेड को जंग लगने से बचाने के लिए अच्छी तरह से सुखाकर पोंछना अनिवार्य है। याद रखें, साफ औजार ये सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने बगीचे का इलाज कर रहे हैं, उसे संक्रमित नहीं कर रहे। हमने अपना उपकरण तैयार कर लिया है और डाल का चुनाव भी कर लिया है। अब सबसे अहम है कि कट कैसे लगाया जाए। इस छोटे से कदम पर निर्भर करता है कि जख्म कितनी जल्दी भरेगा और पौधा आगे कैसे बढ़ेगा। कटाई का एक सुनहरा नियम होता है, जिसके दो मुख्य भाग हैं: सही जगह और सही कोण।
पहला हिस्सा है रिंग कट या कॉलर कट। अगर आप पूरी डाल हटा रहे हैं तो उसके आधार को ध्यान से देखें, जहां वह तने या किसी मोटी डाल से जुड़ती है। आपको वहां छाल का एक छोटा सा उभार, एक मोटी परत दिखाई देगी। यही वह रिंग है। इस जगह पर ऐसी कोशिकाएं केंद्रित होती हैं जो जख्म भरने के लिए जिम्मेदार होती हैं। आपका काम है कटाई ठीक इस रिंग के बाहरी किनारे से करना, न तो कोई ठूंठ छोड़ना और न ही रिंग में ज्यादा गहरा काटना। अगर आप ठूंठ छोड़ देते हैं तो वह मरने लगेगा और सड़कर खोखला हो जाएगा। अगर आप ज्यादा गहरा काटते हैं और रिंग को नुकसान पहुंचाते हैं तो जख्म बहुत बड़ा होगा और उसे भरने में काफी समय लगेगा। दूसरा हिस्सा है कली पर कट। अगर आप पूरी डाल नहीं हटा रहे हैं बल्कि सिर्फ उसे छोटा कर रहे हैं तो कटाई कली के ऊपर करनी चाहिए, और उस कली के ऊपर जो आपकी मनचाही दिशा में देख रही हो। आमतौर पर यह मुकुट कैनोपी से बाहर की ओर होनी चाहिए। कट तिरछा होना चाहिए, कली से थोड़ा हटकर। इसका निचला हिस्सा कली के आधार के स्तर पर होना चाहिए और ऊपरी हिस्सा कुछ मिलीमीटर ऊपर। ऐसा तिरछा कट पानी को कटे हुए हिस्से और कली पर जमा नहीं होने देता, जिससे सड़न से बचाव होता है। इन दो आसान तकनीकों में महारत हासिल करके आप छंटाई में सच्चे पेशेवर बन जाएंगे। तो अब हम छंटाई के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गए हैं। यह वह पल है जब सिद्धांत व्यवहार से मिलता है और आपकी एक ही चाल पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यहाँ हर बारीकी महत्वपूर्ण है। छंटाई के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं और इन्हें समझकर आप पूरी प्रक्रिया की मूल समझ हासिल कर लेंगे। पहला प्रकार तब होता है जब हम किसी शाखा को उसकी जड़ से यानी तने के बिल्कुल पास से पूरी तरह से हटा देते हैं। ध्यान से देखिए, जहां शाखा तने से जुड़ती है आपको छाल का एक छोटा सा उभार या मोटा हिस्सा दिखेगा जो एक कॉलर जैसा लगता है। बागवान इसे शाखा वलय, ब्रांच कॉलर कहते हैं। ये घावों को भरने वाली एक असली फैक्ट्री है। आपका काम है कि आप कटाई इस वलय के ठीक बाहरी किनारे पर करें। कल्पना कीजिए जैसे आप किसी कमीज की बाजू को कंधे की सिलाई से काट रहे हो। किसी भी कीमत पर ठूंठ, स्टंप न छोड़े। वह मर जाएगा, सड़ना शुरू कर देगा और एक खोखला स्थान बन जाएगा जो बीमारियों का घर बन सकता है। लेकिन वलय को काटते समय तने को भी नुकसान न पहुंचाए। इससे एक बड़ा घाव बनेगा जिसे पेड़ के लिए भरना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा प्रकार तब होता है जब हम सिर्फ एक शाखा को छोटा करते हैं। यहां हम कली के ऊपर कटाई करते हैं। एक स्वस्थ कली चुने जो आपकी इच्छित दिशा में बढ़ रही हो, आमतौर पर पेड़ के मुकुट कैनोपी से बाहर की ओर। वसंत में उसी कली से एक नई कॉम्पल शूट निकलेगी। ये कटाई तिरछी होनी चाहिए, लगभग 45 डिग्री के कोण पर। ये कली के विपरीत दिशा में उसके आधार से थोड़ा नीचे शुरू होनी चाहिए और कली की नोक से कुछ मिलीमीटर ऊपर समाप्त होनी चाहिए। इस तरह कली के ऊपर एक छोटा सा तिरछा छज्जा बन जाता है। ये ढलान बारिश के पानी को कटे हुए हिस्से और कली पर जमा होने से रोकता है, जिससे उन्हें सड़ने से बचाता है। ये सरल है पर अद्भुत है। आइए इस बात को एक ताजे जीवंत उदाहरण से समझते हैं। हमारे बागों की रानी सेब के पेड़ को ही लीजिए। इसे किसी और पेड़ से ज्यादा पतझड़ में कटाई, प्रूनिंग की जरूरत होती है और यह इसे बहुत अच्छी तरह झेल लेता है। सबसे पहले हम सेब के पेड़ में क्या देखते हैं? जाहिर है, सूखी, बीमार और टूटी हुई शाखाएं। इनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन सेब के पेड़ की अपनी कुछ खास समस्या वाली जगह होती है। सबसे जरूरी है पानी की टहनियां, वाटर स्प्राउट्स या तेजी से बढ़ने वाले अनचाहे अंकुर। ये मजबूत, मोटे और सीधे ऊपर की ओर बढ़ने वाले अंकुर होते हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, अक्सर पुरानी शाखाओं पर निष्क्रिय कलियों से निकलते हैं और लंबी हरी कोड़ों जैसे लगते हैं। नए बागवानों को ये पेड़ की ताकत और सेहत की निशानी लगते हैं, लेकिन असल में ये सच्चे परजीवी होते हैं। ये पानी की टहनियां लगभग कभी फल नहीं देती, लेकिन फल देने वाली शाखाओं से सारा रस और पोषक तत्व तेजी से अपनी ओर खींच लेती है। इसके अलावा ये पेड़ की टहनियों को बहुत घना कर देती है, जिससे छाया बनती है और हवा का संचार रुक जाता है।
पतझड़ का मौसम इनसे छुटकारा पाने का सबसे सही समय है। इन्हें हम रिंकट रिंकट करके बिल्कुल जड़ से काट देते हैं, कोई ठूंठ नहीं छोड़ते। हमें उन शाखाओं पर भी ध्यान देना चाहिए जो तने से बहुत ज्यादा तीखे कोण एक्यूट एंगल पर उगती है। भविष्य में फल के वजन से ऐसी शाखा आसानी से टूट सकती है, जिससे पेड़ में एक बड़ा जख्म बन जाएगा। बेहतर है कि इसे अभी, जब यह छोटी है, तभी हटा दें, या इसके विकास को एक किनारे वाली बेहतर जगह पर स्थित छोटी शाखा पर मोड़ दे। पतझड़ में सही ढंग से छांटा गया सेब का पेड़ इस बात की गारंटी है कि वसंत में वह अपनी सारी ताकत बेकार हरे पत्तों को बढ़ाने में नहीं, बल्कि फूलों की कलियाओं और भविष्य के सेब तैयार करने में लगाएगा। अब चलिए जरा दूसरे फलों की तरफ चलते हैं। अगर सेब के पेड़ों की कटाई छंटाई का मामला कुछ हद तक साफ है, तो चेरी, बेर, आलू बुखारा और खुबानी जैसे गुठलीदार फलों के साथ ये कहीं ज्यादा जटिल हो जाता है। इन गुठलीदार फलों के लिए पतझड़ में कटाई करना आग से खेलने जैसा है। यह अक्सर फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, खासकर उन इलाकों में जहां सर्दियां बहुत कठोर होती है। तो आखिर दिक्कत क्या है? गुठलीदार फलों की एक बड़ी खासियत यह है कि वे ठंड के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। साथ ही उनके घाव सेब या नाशपाती की तुलना में बहुत धीरे भरते हैं। पतझड़ में किया गया कोई भी कट उनके लिए पूरी सर्दी के लिए एक खुला घाव बन जाता है। इस खुले घाव से लकड़ी ठंड से सूख जाती है और बसंत में इसमें फफूंद जनित बीमारियों के बीजाणु आसानी से घुस जाते हैं, खासकर मोनिलियोसिस जैसे खतरनाक रोग के। इसके अलावा गुठलीदार फलगोंद निकलने या गमोसिस की समस्या से भी जूझते हैं। आपने यकीनन चेरी और आलू बुखारा के तनों पर अंबर जैसी जमी हुई गोंद की बूंदें देखी होंगी। यह असल में किसी नुकसान के प्रति पेड़ की सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया होती है, और पतझड़ में की गई छंटाई अक्सर इस प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। पेड़ सर्दियों के लिए अपनी ऊर्जा बचाने के बजाय सक्रिय रूप से इन जख्मों को भरने में लग जाता है, जिससे उसके कीमती पोषक तत्व व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए गुठलीदार फलों के लिए सामान्य नियम यह है, पतझड़ में केवल बहुत ही जरूरी साफ सफाई वाली छंटाई ही करें। अगर आपको कोई स्पष्ट रूप से टूटी हुई या बीमार टहनी दिखती है जो निश्चित रूप से सर्दी नहीं झेल पाएगी, तो उसे सावधानी से हटाया जा सकता है। लेकिन आकार देने वाली या फिर से युवा करने वाली किसी भी तरह की छंटाई को शुरुआती बसंत तक के लिए टालना बेहतर है, जब पेड़ अभी भी अपनी सुप्त अवस्था में हो, लेकिन तेज ठंड का द्वार बीत चुका हो। आइए पेड़ों की बात छोड़ें और जरा नीचे बेरी वाली झाड़ियों की ओर बढ़ते हैं। यहां पतझड़ में कटाई छंटाई सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि बेहद अहम है। हमारे बगीचों के सबसे मशहूर मेहमानों जैसे करंट और करौंदे को ही ले लीजिए। उनके लिए पतझड़ में छंटाई ही उनकी जवानी और भरपूर पैदावार का सबसे बड़ा राज है। यहाँ का मुख्य विचार है झाड़ी को लगातार जवान बनाए रखना। होता यह है कि काली करंट और करौंदा दोनों ही अपनी सबसे अच्छी फसल दूसरे, तीसरे और चौथे साल की टहनियों पर देते हैं। पुरानी टहनियां कम फल देती हैं, उन पर लगने वाले फल छोटे हो जाते हैं और वे सिर्फ झाड़ी को घना करती है तथा बीमारियों का अड्डा बन जाती है। इन्हें कैसे पहचानें? पुरानी टहनियां बहुत मोटी होती हैं, उन पर गहरे लगभग काले फटे हुए छाल होते हैं और अक्सर उन पर काई या लाइकेन भी दिखते हैं। वहीं नई टहनियां या कॉम्प्ले हल्की, चिकनी और लचीली होती है। हमारा काम है हर साल जमीन से बिल्कुल पास, जड़ के पास से 2-3 सबसे पुरानी टहनियों को काट देना। इन्हें काटने में संकोच न करे। ऐसा करने से आप झाड़ी को जड़ से नई मजबूत कॉम्प्ले निकालने का संकेत देते हैं। इसके अलावा हम सभी कमजोर, पतली, जमीन पर पड़ी हुई और झाड़ी के अंदर की तरफ बढ़ रही टहनियों को भी हटा देते हैं। आदर्श रूप से एक पूरी तरह से विकसित और अच्छी तरह से बनी करंट या करौंदे की झाड़ी में अलग अलग उम्र की 12-15 टहनियां होनी चाहिए। यह चीज कई सालों तक लगातार बम्पर पैदावार सुनिश्चित करती है। रास्पबेरी, रसभरी की बात करें तो
यह बेरी की दुनिया की एक खास और नाजुक महारानी है, जिसके लिए बिल्कुल अलग तरह के तरीके अपनाने पड़ते हैं। अगर आप इसे भी सामान्य झाड़ियों की तरह छांटने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आपको फल ही न मिले। रास्पबेरी के बारे में सबसे जरूरी बात यह जानना है कि इसकी शाखाएं या तने सिर्फ 2 साल तक ही जीवित रहते हैं। पहले साल एक नया तना बढ़ता है, मजबूत होता है और सर्दियां बिताता है। दूसरे साल यह फल देता है, हमें अपनी सभी स्वादिष्ट बेरीज देता है और इसके साथ ही इसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। पतझड़ में यह सूखना शुरू कर देता है और अगले साल इससे एक भी बेरी नहीं मिलेगी। ये बस यूं ही खड़ा रहेगा, जगह घेरेगा, नए तनों पर छाया करेगा और कीटों व बीमारियों के लिए घर बन जाएगा। इसलिए हमारी सामान्य यानी नॉन रिमोंटेंट रास्पबेरी के लिए पतझड़ का काम बेहद सीधा है। उन सभी शाखाओं को बिल्कुल जड़ से काट दे जिन्होंने इस साल फल दिए हैं, कोई ठूंठ न छोड़े। इन्हें कैसे पहचाने? वे आमतौर पर ज्यादा गहरे रंग की, लकड़ी जैसी सूखी और कमजोर होती है। इन पर आपको फल वाली छोटी डालियों के बचे हुए निशान भी दिख सकते हैं, जबकि युवा शाखाएं जो अगले साल फल देंगी, चमकीले हरे या हल्के भूरे रंग की, लचीली और चिकनी होती है। सभी पुरानी शाखाओं को हटाने के बाद हम युवा शाखाओं को भी छांटकर कम करते हैं। 1 मीटर की पंक्ति में सबसे मजबूत 8-10 शाखाओं को छोड़ते हैं। इससे उन्हें पर्याप्त धूप और पोषण मिलेगा। रिमोंटेंट रास्पबेरी के साथ तो यह और भी आसान है। अगर आप एक ही लेकिन बहुत ज्यादा भरपूर पतझड़ की फसल चाहते हैं, तो देर पतझड़ में आप बस सभी शाखाओं को जमीन के स्तर तक काट सकते हैं। अब बात करते हैं बगीचे की रानी, गुलाब की। इसकी शरद ऋतु की कटाई छंटाई प्रूनिंग को लेकर इतने सारे मिथक और बहसें हैं कि एक नया माली शुरुआती आसानी से भ्रमित हो सकता है। सबसे बड़ा मिथक यह है, गुलाब को अच्छी तरह से सर्दियों में बचाए रखने के लिए इसे बहुत छोटा, लगभग जड़ तक काट देना चाहिए। यह सबसे खतरनाक गलतफहमियों में से एक है। असल में गुलाब की शरद ऋतु की कटाई की डिग्री 2 बातों पर निर्भर करती है, उसकी प्रजाति पर और इस बात पर कि आप उसे कैसे ढकने वाले हैं। बहुत ज्यादा छोटी कटाई झाड़ी को कमजोर कर सकती है, और अगर शरद आर्थु गर्म और लंबी हो तो नए अंकुरों, कलियों के विकास को भी उत्तेजित कर सकती है। ये कलियां पहली ठंड में ही तुरंत मर जाएंगी। इसलिए सामान्य नियम ये है, गुलाब की शरद ऋतु की कटाई मुख्य रूप से स्वच्छता, सैनिटरी के उद्देश्य से होती है। हम सभी अपरिपक्व, नरम, लालिमा लिए हुए टहनियों को हटा देते हैं। वे वैसे भी सर्दियों में जीवित नहीं रहेंगी, बल्कि कवर के नीचे सड़ने लगेंगी, जिससे संक्रमण का अड्डा बन जाएगा। साथ ही हम सभी पत्तियां, रोगग्रस्त और कमजोर टहनियां जो झाड़ी के अंदर की ओर बढ़ती हैं, उन्हें भी हटा देते हैं। मुख्य आकार देने वाली कटाई, फॉर्मेटिव प्रूनिंग, हम अपने शीतकालीन कवर की ऊंचाई के आधार पर करते हैं। अगर आप देवदार की टहनियों, लैपनिक या मिट्टी चढ़ाने, ओकुचिवानिये का उपयोग करते हैं, तो टहनियों को 40-50 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक छोटा करना पर्याप्त है। अगर आपके पास फ्रेम वाला कवर है, तो आप उन्हें और भी लंबा छोड़ सकते हैं। शरद ऋतु में गुलाब की कटाई का मुख्य लक्ष्य भविष्य के लिए झाड़ी को आकार देना नहीं है, बल्कि उसे आरामदायक सर्दियों के लिए तैयार करना है, जिसमें वह सब कुछ हटा दिया जाता है जो कवर के नीचे बाधा डाल सकता है और बीमार पड़ सकता है। और असली सुंदरता की कटाई हम वसंत ऋतु में करेंगे। अब बात करते हैं सजावटी झाड़ियों की। यहाँ पतझड़ में की गई छंटाई की एक गलती आपको पूरे फूलों के मौसम से वंचित कर सकती है। ऐसे नखरीले पौधों का सबसे ज्वलंत उदाहरण है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया की छंटाई कहना ऐसा ही है जैसे लोगों का इलाज कहना। आपको हमेशा यह स्पष्ट करना होगा कि किस विशेष प्रजाति की बात हो रही है, क्योंकि उनके लिए दृष्टिकोण बिल्कुल अलग अलग है। उदाहरण के लिए सबसे लोकप्रिय पैनिकल, पैनिकल और ट्री हाइड्रेंजिया को लेते हैं। इन किस्मों के साथ सब कुछ सीधा है। ये चालू वर्ष की टहनियों पर फूल देते हैं। इसका मतलब है कि इनकी फूलों की कलियां बसंत में उन शाखाओं पर बनती है जो नए मौसम में उगेंगी। इसलिए पतझड़ में इनकी छंटाई की जा सकती है
और करनी भी चाहिए। हम सभी सूखे फूलों को हटा देते हैं ताकि बर्फ के भार से वे टहनियों को तोड़ न दें। साथ ही हम कमजोर और पतली टहनियों को हटाकर सफाई वाली छंटाई भी करते हैं। और वसंत में एक मजबूत आकार देने वाली छंटाई की जा सकती है, जो फूलों के विशाल गुच्छों वाली शक्तिशाली टहनियों के विकास को प्रोत्साहित करती है। लेकिन बड़े पत्तों वाली हाइड्रेंजिया, लार्ज लीफ हाइड्रेंजिया के साथ वही जो नीले, गुलाबी और बैंगनी रंग के गोल फूल देती है, मामला बिल्कुल उल्टा है। यह एक असली राजकुमारी है। यह किस्म पिछले साल की टहनियों पर फूल देती है। मतलब अगले गर्मियों में खिलने वाली फूलों की कलियां अभी से शाखाओं के ऊपरी हिस्सों में बन चुकी है। यदि आप पतझड़ में इन टहनियों को काट देते हैं, तो आप बस अपने सारे आने वाले फूल काट देंगे। इसलिए बड़े पत्तों वाली हाइड्रेंजिया में पतझड़ में केवल सूखे फूलों को ही हटाया जा सकता है, और वह भी बहुत सावधानी से, पहली ऊपरी कलियों के जोड़े तक। और सर्दियों के लिए हमारा मुख्य काम है इन टहनियों को काटना नहीं, बल्कि पाले से बचाना। आइए अब फूलों की क्यारियों में उतरते हैं। सवाल है कि बारहमासी पौधों का क्या करें? क्या उनकी पूरी ऊपरी हिस्से को जड़ तक काट देना चाहिए, या उन्हें वसंत तक ऐसे ही छोड़ना बेहतर है? यहां भी झाड़ियों की तरह सभी के लिए कोई एक जवाब नहीं है। ये सब विशेष पौधे पर निर्भर करता है। अधिकांश शाकाहारी बारहमासी पौधे, जैसे कि होस्टा, लिली, पेओनी, फॉलोक्स और एस्टर को पतझड़ में निश्चित रूप से काटना चाहिए। पहली ठंड के बाद उनकी पत्तियां और तने अपनी सुंदरता खो देते हैं, झुक जाते हैं और सड़ने लगते हैं। ये सड़ता हुआ कचरा घोंघे कृंतकों के लिए एक आदर्श आश्रय और फंगल संक्रमण के लिए एक प्रजनन स्थल बन जाता है। इसे हटाकर हम फूलों की क्यारी में पूरी तरह से सफाई करते हैं और उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। कटाई करते समय हम 5-10 सेंटीमीटर ऊंचे छोटे ठूंठ छोड़ देते हैं, ताकि वसंत में हमें पता रहे कि 12 मासी पौधा कहाँ उग रहा है। लेकिन पौधों का एक और समूह भी है, जिन्हें पतझड़ में हाथ न लगाना ही बेहतर है। उदाहरण के लिए मिस्कैंथस या फेस्क्यू जैसे घास वाले पौधे, और कुछ ऐसे पौधे जिनके तने खोखले होते हैं, जैसे इचिनेशिया या रुडबेकिया। उनके सूखे तने और फूल सिर्फ ठंड या बर्फ से ढके होने पर सर्दियों में बहुत सुंदर नहीं दिखते, बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। वे एक प्राकृतिक बर्फ अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं, जो जड़ों के लिए अतिरिक्त हवादार आवरण बनाते हैं और उन्हें जमने से बचाते हैं। और उनके खोखले तनों में उपयोगी कीड़े सर्दियों बिता सकते हैं। इसलिए ऐसे पौधों को हम बेझिझक वसंत तक छोड़ देते हैं और नई कोंपलों के विकास से ठीक पहले उनकी छंटाई करते हैं। अब बात करते हैं माली की सोच की। आइए शुरुआत करते हैं एक आम गलती से, जो अक्सर नए माली अच्छे इरादों से कर बैठते हैं। यह है समय से पहले छंटाई। हमें लगता है कि गर्मागर्म सितंबर के दिनों में बगीचे में काम करके, साफ सफाई करके और पौधों की छंटाई करके कितना सुकून मिलता है। लेकिन पौधों के लिए यह एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। जरा सोचिए, पेड़ या झाड़ी अभी सोने की तैयारी में नहीं है। ये उनका दूसरा विकास चरण होता है, और तभी आप सेकेटर उठाते हैं और जोर शोर से उसकी छंटाई शुरू कर देते हैं। आप उसे क्या संकेत दे रहे हैं? पौधा इसे सर्दियों की तैयारी के तौर पर नहीं, बल्कि गर्मियों की छंटाई के तौर पर लेता है, जिससे नए अंकुरों को बढ़ने में मदद मिलती है। और वह आज्ञाकारी ढंग से अपनी सुप्त कलियों को अंकुरित करना शुरू कर देता है। नतीजतन अक्टूबर में, या कभी-कभी तो नवंबर में भी, आपके पौधे पर नए कोमल हरे पत्ते और अंकुर फूटने लगते हैं। यह दिखने में भले ही प्यारा लगे, लेकिन यह एक मौत का फरमान है। ये अंकुर पक नहीं पाएंगे और ठंड आने तक इनकी लकड़ी मजबूत नहीं हो पाएगी। पहली ही तेज ठंड इन्हें मार डालेगी। लेकिन मुसीबत सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस अनावश्यक वृद्धि पर पौधे ने अपनी अनमोल ऊर्जा और पोषक तत्व खर्च कर दिए, जिन्हें उसे जड़ों और तने में सर्दियों के लिए जमा करके रखना था। नतीजतन वह कमजोर, थका हुआ और मरे हुए अंकुरों की जगह ठंड से हुए घावों के साथ सर्दियों में प्रवेश करता है। इसलिए याद रखें, जल्दबाजी न करें। बगीचे को खुद ही यह समझने दें
कि पतझड़ आ गया है और उसके बाद ही सेकटर उठाए। अब दूसरी गलती की बात करते हैं। दुख की बात है कि यह गलती सिर्फ नौसिखिए नहीं, बल्कि कुछ अनुभवी माली भी कर बैठते हैं। मैं इसे एकदम छोटी कटाई या पूरी तरह से छांट देना कहता हूं। इसमें होता यह है कि पौधे को सर्दियों के लिए आरामदेह बनाने के चक्कर में उसे बहुत ज्यादा काट दिया जाता है। बस छोटे ठूंठ ही बचते हैं। खासकर गुलाब, हाइड्रेंजिया और अन्य सजावटी झाड़ियां इसका शिकार होती है। लगता तो यही है कि इसमें तर्क है। जमीन के ऊपर जितना कम बचेगा, उसे ढकना उतना ही आसान होगा और पाले से उसके मरने की संभावना भी कम होगी। लेकिन असल में सब कुछ इसके ठीक उलट होता है। सबसे पहले, इतनी ज्यादा कटाई पौधे के लिए बहुत बड़ा तनाव होती है। इससे पौधा अपनी टहनियों में जमा ज्यादातर पोषक तत्वों को खो देता है। दूसरे और सबसे अहम बात यह है कि इन छोटे ठूंठों पर बहुत कम स्वस्थ और जीवित कलियां बचती हैं, जबकि बसंत में इन्हीं से नए विकास की शुरुआत होनी होती है। अगर सर्दियां कठोर हुई, यानी बीच बीच में बर्फ पिघलने और फिर तेज ठंड पड़ने से, तो ये बची हुई थोड़ी सी कलियां भी आसानी से मर सकती है। और ऐसे में बसंत आने पर पौधे के पास फिर से पनपने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। या तो वह पूरी तरह से मर जाएगा, या फिर बहुत धीरे धीरे और कमजोर तरीके से अपनी जड़ के ऊपरी हिस्से से ही पनप पाएगा। इसलिए याद रखें, पतझड़ में की जाने वाली कटाई पूरी तरह से खत्म करना नहीं, बल्कि एक मध्यम सुधार है। हमेशा टहनियों की पर्याप्त ऊंचाई छोड़ें, जिनमें जीवित कलियों की संख्या भी अच्छी खासी हो। बेहतर होगा कि आप बसंत में उन हिस्सों को हटाएं जो पाले से खराब हो गए हों, बजाय इसके कि पतझड़ में उन टहनियों को काट दे जो जीवित रह सकती थीं और शानदार विकास दे सकती थी। तो हमने एक साफ सुथरी और सही कटाई की है, लेकिन क्या इसे किसी चीज से ढकना जरूरी है? गार्डन वैक्स और दूसरे लेप को लेकर उतनी ही बहस होती है जितनी खुद छंटाई को लेकर। कुछ कहते हैं इसे लगाना बहुत जरूरी है, जबकि कुछ का मानना है यह बीते जमाने की बात है और नुकसानदायक भी। सच्चाई हमेशा की तरह कहीं बीच में है। आइए समझते हैं, आखिर लेप की जरूरत क्यों पड़ती है। इसका मुख्य मकसद खुले घाव को सूखने से और नमी व हानिकारक कीटाणुओं से बचाना है। लेकिन यहाँ कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। अगर आपने 1-2 सेंटीमीटर से कम मोटाई वाली पतली टहनी काटी है, तो एक स्वस्थ पेड़ खुद ही इससे निपट लेता है। उसका छोटा घाव बहुत जल्दी भर जाता है और उसे किसी लेप की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे कटे हिस्से पर वैक्स की मोटी परत ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा कर सकती है और सड़न को बढ़ावा दे सकती है। वहीं अगर आपने कोई मोटी डाल काटी है और कटाई का व्यास 2 रुपए के सिक्के से ज्यादा है, तो यही मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसा बड़ा कटा हुआ हिस्सा ठीक होने में लंबा समय लेगा और इसे बचाना जरूरी है। लेकिन किससे बचाए? पारंपरिक गार्डन वैक्स हमेशा सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता, खासकर पतझड़ में। ठंड में यह जम जाता है, फट जाता है और ठीक से नहीं लगता। आधुनिक बाम या फफूंदनाशक वाली पेस्ट का इस्तेमाल करना कहीं बेहतर है, जो न केवल घाव को ढकते हैं, बल्कि उसे कीटाणुमुक्त भी करते हैं। ये लचीले होते हैं, ठंड में फटते नहीं और अच्छी तरह टिके रहते हैं। लेप को कटाई के तुरंत बाद सूखी सतह पर पतली परत में लगाना चाहिए। यह किसी बड़े घाव पर पट्टी लगाने जैसा है, एक साधारण सा काम जो भविष्य में बड़ी समस्याओं से बचने में मदद करेगा। लीजिए, छंटाई का काम पूरा हुआ। अब हमारे सामने टहनियों का एक बड़ा ढेर लगा है और सवाल उठता है कि आगे इनका क्या करें। सबसे आसान और सीधा सा उपाय जो दिमाग में आता है वह है इन सबको आग में जला देना। वाकई ये पौधों के इन बचे हुए हिस्सों से छुटकारा पाने का एक तेज और असरदार तरीका है, खासकर तब जब इन पर बीमारी या कीटों के लक्षण दिख रहे हों। आग सभी फफूंद के बीजाणुओं और कीटों के लार्वा को नष्ट कर देगी, लेकिन सब कुछ तुरंत जलाने की जल्दी न करे। स्वस्थ टहनियाओं आपके बगीचे के लिए एक अनमोल संसाधन है। अगर आपके पास गार्डन श्रेडर यानी लकड़ी काटने की मशीन है, तो आप वाकई भाग्यशाली हैं। टहनियों को इससे गुजार कर आपको बेहतरीन मल्च मिल सकती है। इसका इस्तेमाल सर्दियों में स्ट्रॉबेरी की क्यारियों,
पेड़ों के तनों के आसपास या बारहमासी पौधों को ढकने के लिए किया जा सकता है। यह मल्च मिट्टी को जमने और सूखने से बचाएगी और समय के साथ सड़कर जमीन को जैविक तत्वों से समृद्ध करेगी। मोटी टहनियां, जिन्हें श्रेडर नहीं काट पाता, वे भी काम आ सकती हैं। इन्हें टुकड़ों में काटकर अगले सीजन के लिए वार्म बेड, कर्म क्यारियों के निचले हिस्से में बिछाया जा सकता है। ये लंबे समय तक जल निकासी का काम करेंगी और पौधों के लिए पोषक तत्वों का स्रोत भी बनेंगी। और जो बागवान ज्यादा रचनात्मक होते हैं, वे सुंदर टहनियों से बेल वाले पौधों के लिए सहारा या बगीचे के लिए सजावटी चीजें बनाते हैं। तो आग जलाने से पहले जरा सोचिए, हो सकता है कि टहनियों का यह ढेर कचरा न होकर एक कीमती चीज हो जो आपके बगीचे के लिए अभी भी बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। और अब आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि छंटाई का मुख्य मकसद कुछ हटाना है, फालतू, पुराना या बीमार हिस्सा हटाना। लेकिन असल में पतझड़ की छंटाई का असली राज ये नहीं कि आप क्या काटते हैं, बल्कि ये है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। आप सिर्फ एक टहनी नहीं काटते, बल्कि पौधे की ऊर्जा को एक नई दिशा देते हैं। हर कट आपका पेड़ या झाड़ी को दिया गया एक स्पष्ट निर्देश है। अपनी शक्ति यहां और बर्बाद मत करो। इसके बजाय अपनी सारी ताकत इस कली में बसंत के लिए लगाओ। आप जल्लाद नहीं, बल्कि एक कंडक्टर बन जाते हैं जो पेड़ के भविष्य के विकास, फूलने और फलने को नियंत्रित करता है। और जब आप एक टहनी को फालतू चीज नहीं, बल्कि एक ऐसे संसाधन के रूप में देखते हैं जिसे सही दिशा दी जा सकती है, तो यही है असली मोड़। आप अपने बगीचे का भविष्य संवारना शुरू कर देते हैं, न कि सिर्फ उसका अतीत हटाते हैं। संक्षेप में कहें तो पतझड़ की छंटाई तोड़फोड़ नहीं, बल्कि देखभाल है। ये आपके बगीचे के साथ आपका संवाद है, जो उसे सर्दियों का सामना करने और वसंत में पूरी ताकत के साथ खिलने में मदद करेगा। सेकेटर से मत डरिए, अगर वह एक समझदार माली के हाथों में हो। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया और फायदेमंद सीखने को मिला है, तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियोस मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल है, ऐसे कौन से पौधे हैं जिनकी पतझड़ में छंटाई करने से आप सबसे ज्यादा डरते हैं और क्यों? कमेंट्स में जरूर लिखें। आइए आपके बागवानी के सबसे बड़े डर पर चर्चा करते हैं।